ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोड़ा गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंग का एक शातिर अपराधी गिरफ्तार हुआ है। 3,25,000 रुपए और हथियार जब्त किए गए। लूट छिनतई के कई मामले दर्ज हैं। बिहार से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अपराधी को धनबाद लेकर पुलिस आई है। जानकारी के मुताबिक हर दिन किसी न किसी को यह गैंग अपना शिकार बनाकर फरार हो जाता था। जो बिहार राज्य के कटिहार जिले का रहने वाला है उसकी भूमिका है और उसमें फिर ये लोग एक टीम बना करके ये लोग कटिहार गए और कटिहार से एक अभियुक्त राहुल कुमार यादव की गिरफ्तारी की गई है जो कोढ़ा गैंग से जुड़ा हुआ है। साथ ही कई और अभियुक्त जो इन कांडों में शामिल रहे हैं उन सभी लोगों का भी सत्यापन हुआ है एवं उनके गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया गया है। और मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। रांची में आंधी तूफान ने तबाही मचाई। कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। झारखंड में मौसम का अचानक से मिजाज बदला। रांची में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और पलामू से भी ऐसी ही खबर है। बारिश के साथ ठनका का कहर भी यहां देखने को मिला। एक युवक की मौत हो गई है। 3 लोग झुलस गए। हुसैनाबाद के माथे कचहरे की यह घटना है। घायलों का एमएमसीएच में इलाज चल रहा है। आम के पेड़ के नीचे खड़े थे सभी लोग। पेड़ के नीचे रहने से ठनके की चपेट में आ गए। तो पलामू से एक बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बारिश के साथ ठनका गिरा। एक युवक की मौत हुई है। 3 लोग झुलसे हैं। हुसैनाबाद के माधे कचहरी की यह घटना है। घायलों का एमएमसीएच में इलाज चल रहा है। आम के पेड़ के नीचे ये सभी लोग खड़े थे तभी ठनका गिर गया। हादसे में 3 लोग झुलस गए। एक की मौत हो गई। देवघर में भी मौसम ने अचानक से करवट ले ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम में इस बदलाव से जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं ने शहर में अफरा तफरी मचा दी। मुख्य बाजार में सड़क किनारे एक पेड़ तेज हवा की चपेट में आकर गिर पड़ा। गिरते समय पेड़ ने एक बिजली के पोल को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति को अस्थायी रूप से काट दिया। इसके अलावा जिले के कई हिस्सों में ठनका गिरने की भी सूचना है। तूफान में क्या उससे क्या कुछ नुकसान हुआ? नुकसान क्या, पूरा अस्त व्यस्त हो गया आर्थिक स्थिति। और क्या बिजली वगैरह पूरा तार वगैरह टूट गया है, पोल उखड़ गया है। हुआ था और कैसे क्या हुआ? अभी हवा चल रहा था, बारिश भी हो रहा था, उसी समय गिर गया। उससे क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, रोड अभी जाम हो गया, नुकसान हो गया, तार उल सब गिरा हुआ है। आने जाने में दिक्कत हो रहा है? आने जाने में काफी दिक्कत हो रहा है। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया है। तूफान चलने के कारण पेड़ गिरा, जिससे बिजली का सारा तार टूट गया है और रास्ता भी देखिए जाम हो गया है। लेकिन मौसम बड़ा सुहाना हो गया। कोई जान माल का नुकसान नहीं। और गिरिडीह के पाचंबा में भी तेज हवा की वजह से पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 8 बाइक और 4 पहिया 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस घटना में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं आम का पेड़ गिरने के बाद आम तोड़ने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस समय आप देख पा रहे हैं। एक तरफ आम का पेड़ गड़ा हुआ है, दूसरी ओर लोग आम के पेड़ से आम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। तूफान आने के कारण हम लोग होटल में रुके और 2-3 मिनट के अंदर अचानक ये आम का पेड़ गिर गया। हवा काफी तेजी से चल रही थी। इसके बाद से लगा कि बहुत तेज हवा है। इसके बाद इतना तेज हवा के कारण से पेड़ अचानक गिरा तो 6-7-10 गाड़ी लगभग मोटरसाइकिल लगी हुई है और 2 स्विफ्ट डिजायर है और भी आगे की गाड़ी को पता नहीं है। उसमें एक लेडी भी बैठी हुई थी। जैसे ही निकली इसके बाद पेड़ गिर। साहिबगंज में भी तेज हवा के साथ हुई बारिश ने तबाही मचाई। मंडरो प्रखंड अंतर्गत मिर्जा चौकी समेत अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश आंधी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। इससे दर्जनों गांवों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन के पास
रेलवे के ओवरहेड तारों पर कई जगह है टीन की चादर गिर गई, जिससे ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। और अब बात बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की। बीजेपी ने विधायक के पास 2 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड होने का आरोप लगाया है और राज्यपाल से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पूरे मामले में सफाई देते हुए जांच कराए जाने पर सच्चाई सामने आने की बात कही। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह सुर्खियों में है। इस बार उनके नाम पर 2 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड जारी होने का आरोप लगा है। खास बात यह है, इनमें न केवल उनके नाम अलग अलग हैं, बल्कि पिता और पति के नाम में भी गड़बड़ी सामने आई है। श्वेता सिंह के पैन कार्ड में जन्म तिथि 19 जून 1984 अंकित है, लेकिन पिता के नाम अलग है। गुरुग्राम से जारी पैन कार्ड में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह है, जबकि रामगढ़ से बने पैन कार्ड में पिता का नाम संग्राम सिंह दर्ज है। श्वेता सिंह ने चुनावी शपथ पत्र में पति का नाम संग्राम सिंह लिखा था, यानी एक कार्ड में जो पिता का नाम है वो दूसरे में पति का नाम है। उनके नाम और उम्र में भी दोनों कार्ड में फर्क है। पूरे मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कार्रवाई की मांग की है। उस समय भी कंप्लेन हुआ था, तो इन 5 वर्षों में उसे सुधारा क्यों नहीं गया? इसका मतलब है कि इंटेंशन कुछ और। तो ये तो जांच का विषय है और मैं भी चाहूंगा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो और इसको उचित फोरम पर रखें। श्वेता सिंह के वोटर आईडी और पैन कार्ड का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले में कार्रवाई की मांग की। आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें। पूरे मामले में न्यूज 18 ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह से बात की तो उन्होंने सफाई दी। श्वेता सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। मेरी जानकारी में मेरा एक पैन, एक आधार और एक वोटर कार्ड है। जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे में श्वेता सिंह ने भले ही अपनी सफाई दे दी है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं दिखती। अब देखना होगा कि मामले की जांच के बाद क्या कुछ सच्चाई सामने आ पाती है। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और बोकारो की विधायक श्वेता सिंह पर पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिरंची नारायण ने आरोप लगाए कि 4 वोटर आईडी कार्ड और 2 पैन कार्ड श्वेता सिंह के नाम पर है। बिरंची नारायण के मुताबिक पहला वोटर कार्ड बोकारो विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें पति के नाम के स्थान पर संग्राम सिंह दर्ज है और उम्र 30 साल बताई जा रही है। दूसरा वोटर कार्ड बिहार के जमुई जिले के झाझा विधानसभा क्षेत्र से जारी हुआ है, जिसमें पिता के नाम की जगह दिनेश कुमार सिंह लिखा है और उम्र 43 साल दर्ज है। तीसरा वोटर कार्ड में पति के नाम के आगे डॉक्टर संग्राम सिंह लिखा है। बिरंची नारायण ने कहा है कि इस मामले को लेकर वे राज्यपाल के बाद निर्वाचन आयुक्त से भी मिलेंगे। सीधे हम बात करेंगे बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण से। आप राजभवन से अभी मिले राज्यपाल से आप मिलकर के क्या उन्होंने कहा? तहकीकात शुरू किया तो मुझे एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि नहीं, उनके 4 वोटर आईडी कार्ड हैं और फिर मेरे पास चौथा जो आईडी था उसे भी पहुंचाया हमारे पास। तो कुल 4 वोटर आईडी, 2 पैन कार्ड और 4 वोटर आई कार्ड, 4 वोटर आई कार्ड उनके नाम है। और मजेदार बात यह है कि उनका नाम भी अलग अलग है। जैसे कहीं SHWETA है तो कहीं SHWETTAA है। तो आखिर इस प्रकार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये उनको जवाब देना चाहिए। माननीय विधायक जी को जवाब देनी चाहिए। मैंने आज मांग किया है कि इसकी जांच हो बढ़िया से, किन परिस्थितियों में 2-2 पैन कार्ड बने, आखिर 4 वोटर आईडी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। और फिर सबसे दुखद बात यह है
कि जो हलफनामा उन्होंने दिया है नॉमिनेशन के समय, जो शपथ पत्र दिया है, उसमें उन्होंने शपथ पत्र के समय छुपाया, साक्ष्य छुपाया, जिसमें बीएसएल का एक क्वार्टर सेक्टर 3 D 562 नंबर का क्वार्टर जो उनके नाम 10-12 साल पहले उन्होंने लिया था, उसका कोई जिक्र नहीं किया। कॉलम एक आता है कि क्या आपका कोई सरकारी बकाया है, उन्होंने नॉट NA लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। तो इसका मतलब है कि आपने साक्ष्य छुपाया। 10-12 साल से आप वो क्वार्टर का उपयोग कर रही हैं और आपने उस साक्ष्य को क्यों छिपाया, ये भी एक जांच का विषय है। मैं जांच की मांग हम लोगों ने की है। माननीय CP सिंह जी वरिष्ठ विधायक हैं, माननीय राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद जी, हम चारों लोग। राज्यपाल ने क्या कहा? महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि निश्चित रूप से इस विषय की गंभीरता से जांच करवाऊंगा और न्याय दिलाने का काम करूंगा। क्या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जाएंगे? निश्चित रूप से मैंने तो महामहिम राज्यपाल पे भरोसा किया है और पूरी उम्मीद है कि गाड़ी आगे बढ़ेगी और मैं एक प्रति निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को भी देने वाला हूँ। शुक्रिया। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर मामले को लेकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर एक ही पैन कार्ड से आधार लिंक और सारा कुछ उसी से हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। कांग्रेस ने बीजेपी को राज्य भवन को बीजेपी का दफ्तर नहीं बनाने की नसीहत भी दी। एक होता है और पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होता है, और अगर एक पेन कार्ड से काम हो रहा है तो फिर दूसरा पेन कार्ड, तीसरा पेन कार्ड का क्या मतलब है? यह पूरी तरह राजनीतिक स्टंट है। तो हमें यह लगता है कि वो अपने संगठन पर ध्यान दें, इनकम टैक्स के अधिकारी ना बने, चुनाव आयोग के अधिकारी ना बने, संयम बरतें और राजभवन को कम से कम भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर ना बनाए। और खबर रांची से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान बनाए गए मोहराबादी के विशाल मंच को प्रशासन ने तोड़ने की अनुमति दे दी। 2019 में इस विशाल मंच को बनाया गया था। इसमें बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए थे, लेकिन अब इसे तोड़ा जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। कई वर्षों से अपने अंदर कई इतिहास को समेटे हुए रांची स्थित मोहराबादी के बड़े मंच को तोड़ने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। दरअसल जिला प्रशासन की अनुमति के बाद 2019 में यानी रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान बने हुए विशाल मंच को तोड़ा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन इस मंच को और बड़ा और बृहद बनाना चाहती है, इस वजह से इसे तोड़ने की अनुमति दी गई है। अब तक जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई है उसके मुताबिक इसके जगह में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। अगर मोहराबादी के इस विशाल मंच की बात करें तो 2019 में रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान इस मंच को बनाकर तैयार किया गया था। ये मंच अपने अंदर कई इतिहास को सजोए और समेटे हुए है। इसके पीछे की बात करें तो इस मंच पर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ कई बड़े आयोजन हो चुके हैं। इस मंच पर कई ऐसे कार्यक्रम इस मंच का गवाह रहा है, जो बड़े बड़े कार्यक्रम आप रांची में बात करते हैं, क्योंकि अगर हम जब रांची की बात आती है और सबसे बड़े मंचों में से और सबसे बड़े मैदानों में से बात आएगी तो मोहराबादी के मैदान की आती है और मंच की आती है। अब जब जिला प्रशासन ने इसे तोड़ने की अनुमति दी है तो देखना होगा कि आखिर और कितने दिनों के बाद, जगह परिवर्तन करने के बाद इसे बनाया जाता है और आखिर इसका नया प्रारूप कैसा होता है। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही, देवरी में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया है। इस दौरान बाजार में सड़क के दोनों तरफ किए गए भूमि पर अवैध निर्माण को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक सड़क पर आए दिन उत्पन्न हो रहे जाम की स्थिति को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। पहले भी नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाने वाले स्थान को जेसीबी लगाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। हम लोग पहले से नोटिस दिए थे, फिर इलाका में माइकिंग करा दिए थे। उसके बाद लोगों के द्वारा अपने से नहीं हटाया जाता था। अधिकारी तय करके बल के साथ
इलेक्ट्रिक के लगाने का काम कर रहे हैं। और बहुत पहले से यहाँ जाम का स्थिति। रामगढ़ में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। मांडू प्रखंड के कुज्जू अंतर्गत मुरपा के सरना टोली में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पता चला कि यहाँ के हमारे जो मुरपा में 35 से 40 घर जो आदिम जनजाति असुर अगरिया जो निवासरत हैं, उनके घर को कल जो है सो सीओ के द्वारा यहाँ पे घर को दागी दिया गया और कहा गया कि कल बुलडोजर ला करके इसको तोड़ देंगे। और इस चीज़ों पे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एसडीओ हैं, उनके आदेश के अनुसार यहाँ का जो सीओ है वो क्रेन ला करके आज यहाँ पे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके हम लोग ने आदिम जनजाति समूह ने इसका घोर विरोध। और खबर कोडरमा से, जहां थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट एक्सटेंशन को लेकर प्लांट में निर्माण सामग्री सप्लाई करने के नाम पर वर्चस्व की राजनीति तेज हो गई। बीजेपी के 2 विधायक मामले में आमने सामने आ रहे हैं। शुक्रवार देर रात बालू सप्लाई के मुद्दे पर बरकट्टा विधायक अमित यादव और बरही विधायक मनोज यादव के समर्थक आपस में उलझ गए। दोनों के समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई और लाठी डंडे भी चले। हादसे के बाद प्लांट के आसपास पुलिस टीम तैनात है। दोनों पक्ष की ओर से जयनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। कोई किसी के घर में जाके गुंडागर्दी करेगा, ये कोई भी जनता बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कोई जनप्रतिनिधि भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर हमारे क्षेत्र के जनता पर कोई भी हाथ उठाएगा, कोई भी हाथ आएगी, तो हम ढाल बन करके उनके सामने तैयार रहेंगे। पहले हमसे गुजरना पड़ेगा, तब हमारे विस्थापितों के पास उनको पहुंचना पड़ेगा। कर्मी लोग थे, हम लोग पे डंडा लाठी पत्थर चलाना शुरू कर दिया और हम लोग बीच बचाव में घर के बाहर साइड हो गए। उसी उपरांत थाना प्रभारी भी आए और थाना प्रभारी को सब संज्ञान में है। विधायक का गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुआ है उस दौरान, हमें मालूम नहीं। वापस दोबारा आए तो इन लोग फिर और तेज से इन लोग लाठी मतलब पत्थर चलाना शुरू किया। तो गाड़ी उड़ी पर उनका चोट उठ लगा। उसके बाद वो अपना सीधा उनका बॉडीगार्ड बचा करके उनको ले गया। उसके बाद टोटल जो था इन लोग करीब लगता है कि 70-80 संख्या में लोग था, लाठी डंडा लेकर के सब लोग मेरे पे अचानक वार स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमको चोट भी लगा। यहाँ पे देखिएगा, शांति भंग नहीं हो इसके लिए हम लोग BNS की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजे हैं और बाकी कांड में जो हैं उनको कांड उसमें अंकित हुआ है, उसके संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ी खबर पलामू से, जहां पुलिस और TSPC नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मनातू थाना क्षेत्र के जसपुर गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई। 10 लाख के नामी नक्सली शशिकांत के दस्ते के साथ ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की दबिश बढ़ने पर नक्सली जंगल का सहारा लेकर फरार हो गए। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना मिली, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के कई सामान बरामद हुए हैं। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान तेज कर दिया। इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई ताकि कोई भी नक्सली बचकर निकल न सके। और धनबाद IIT ISM में सोडियम आयन बैटरी तकनीक पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य सोडियम आयन बैटरी निर्माण और परीक्षण में हाथों हाथ प्रशिक्षण प्रदान करना था। एक्सपर्ट के मुताबिक सोडियम आयन बैटरी निर्धारित इजाद होने से देश को एक नया विकल्प मिलेगा। सोडियम आयन बैटरीज का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि सोडियम आयन बैटरीज को लैब स्केल में आप कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसमें। एंड ये जो सोडियम आयन बैटरी पैक जो बनाने का प्रिंसिपल है, उसका जो थ्योरी है, वो सब आज जो हमारा पार्टिसिपेंट्स है वो लोगों को पढ़ाया जाएगा। एंड उसमें जो स्टोरेज बैटरी कैसे बनाया जाता है वो सिखाया भी जाएगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। और झारखंड में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें निकाला जाएगा। इसके लिए राज्य में जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से रह रहे ऐसे लोगों की पहचान के लिए राज्यों को एक टास्क फोर्स बनाने के लिए पत्र भेजा है। अब घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र का एक्शन।
घुसपैठियों और रोहिंग्या की होगी पहचान। घुसपैठियों की पहचान करेगी टास्क फोर्स। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ ये वो मुद्दा है जिसकी चर्चा 2024 विधानसभा चुनाव में खूब हुई थी। सड़क से सदन तक इसकी गूंज सुनाई दी। ऐसे में अब भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए राज्यों को एक टास्क फोर्स बनाने के लिए पत्र भेजा है। ये टास्क फोर्स अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करेंगे और फिर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और जांच पड़ताल के बाद वापस उन्हें भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार के पत्र और घुसपैठियों की पहचान के लिए टास्क फोर्स गठन के निर्देश पर झारखंड में सियासी घमासान मच गया है। आप लापरवाही कीजिए, आप घुसाते जाइए और ठीकरा फोड़िए फिर राज्य सरकार पर। अब राज्य सरकार को एक एक्स्ट्रा बर्डन कि अब हम चिन्हित करें। हमारे पास भी संसाधन सीमित हैं। आधार कार्ड भी आप बनवाते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी आप बनवाते हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। लापरवाही आपके स्तर से हो रही है। केंद्र की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी को अब याद क्यों आ रही है? ये 11 सालों से थाली पिटवा रहे थे, सीटी बजवा रहे थे, उस वक्त याद क्यों नहीं आई कि जो अनधिकृत रूप से भारत में विदेशी रह रहे हैं उनको भारत से निकाला जाए? यह 11 सालों के बाद उनको याद आना। देखिए, हेमंत सरकार ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति रवैया अपनाया है वो तो ऐसा लगता है कि ये सब सरकार के दामाद हैं। देखिए, संथाल परगना के अगर आप बॉर्डरिंग एरियाज की देखेंगे तो आदिवासियों की जनसंख्या घटकर 44% से 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जनसंख्या 9% से 23% हो गई। ये 1951 और 2011 के बीच की जनगणना की बात है। तो कहाँ आदिवासी 16% घट रहे हैं, मुस्लिम 14% घट रहे हैं। ये साफ घुसपैठ है साहब, लेकिन सरकार तो अब इनको वोट बैंक मानती है ना। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड से अब घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। कर दिशा निर्देश जो हैं वो झारखंड सरकार को भी आए हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है, लेकिन जाहिर तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ जो कि एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, इस विषय को लेकर अब केंद्र ने अपनी पहल शुरू कर दी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब बात करते हैं एक अनोखी पहल की, जिसे जमशेदपुर के पंछियों की भीषण गर्मी से बचाने के लिए चलाया जा रहा है और उन्हें भी अपना आशियाना मिल सके। ये अनोखी पहल क्या है और किसने इसे चलाया है, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और राज्य सरकार अबुआ आवास के तहत हर गरीब को अपना घर देने की पहल कर रही है। इसी के तहत जमशेदपुर के ब्लेडमैन ने भी संकल्प लिया है हर पक्षी को अपना घर देने का अभियान। नारियल के छिलका से हमने स्वयं इसको बनाया है और प्राकृतिक रूप ही देने का प्रयास किए हैं और चिड़िया आए और खुशी होगी, अभी आधे खुशी है। ब्लेडमैन ने अपने हाथों से बने 50,000 घोंसले को पूरे शहर में पेड़ में लगाने का संकल्प लिया है, जिससे विदेश से आए पक्षी या शहर के पक्षी इस घर में रह सके। वो नारियल के छिलके के द्वारा घरौंदे बना रहे हैं और करीब 40-50 हजार घरौंदे हर जगह पेड़ पे लगाए जाएंगे। इनसे इस गर्मी में इन पक्षियों को राहत मिल सके और हम लोग इनसे प्रेरित होकर आगे यही काम हम लोग करने चाह रहे हैं। घोंसले के साथ साथ पक्षियों के दाना और पानी के लिए मिट्टी के बर्तन भी लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस चिलचिलाती गर्मी में कहीं ना कहीं बेजुबान जानवरों को जहां पानी और अनाज देने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पक्षियों के लिए ये हाथ से बने घोंसले जमशेदपुर शहर के हर पेड़ में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनकी इस पहल का लोग सराहना भी कर रहे हैं और अन्य लोगों से भी एक दूसरे को लोग अपील कर रहे हैं कि गर्मी में इस बेजुबान जानवरों के साथ साथ पक्षियों की भी रक्षा करने के लिए इस पहल में अपना योगदान दे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।